नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चित्रकला के 6 तत्वों में से एक तत्व रेखा पर चर्चा करते हैं, रेखा का अध्ययन करते हैं। रेखा की सामान्य परिभाषा अगर दें तो दो बिंदुओं के मध्य का विस्तार रेखा कहा जा सकता है। प्रकृति में हमें रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती, वरन कलाकार ने अपनी सुविधा के लिए ही रेखा को आविष्कृत किया है। रेखा संभवतः कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है और सबसे प्रमुख भी, जो रूप की विशेषता को सरलता से समझाती है। रेखा का आरंभ अंकन से होता है। अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी भी धरातल पर चिन्ह छोड़ते जाना। इस अंकन में यंत्र या उसकी संचालन विधि दोनों ही मिलकर ऐसा चिन्ह छोड़ते हैं कि वह अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया के कुछ देर चलते रहने से रेखांकन का विकास हो जाता है, अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अबाध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। अब आप समझ चुके होंगे कि रेखा किसे कहा जाता है। सामान्यतः फिर से मैं दोहराऊंगी कि रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है, जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। अतः साधारणतः सीमांत व ज्यामितीय रेखाएं चित्र संयोजन में प्रयुक्त रेखाओं से भिन्न होती है। अतः कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गति एवं शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन है, जिसका रसास्वादन नेत्रजनित गतिज दिशा से होता है। कुछ रेखाएं अनुभूत रेखाएं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा नहीं होती, किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं या फेल्ट लाइंस कहलाती हैं। यदि दो रेखाएं बराबर खींची जाएं और तीर के चिन्ह से विभिन्न दिशा निर्देशन दिए जाएं, तो बाहर की ओर की तीर चिन्हित रेखा अंदर की ओर तीर चिन्हित रेखा से लंबी प्रतीत होगी। रेखा में तीर चिन्ह लगाकर उसमें एक दिशा की ओर दौड़ने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। यह रेखा की शक्ति कहलाती है। समांतर रेखाओं को एक बिंदु पर केंद्रित अनेक दिशाओं से आने वाली रेखाएं प्रभावित करती हैं और वे समानांतर नहीं दिखती। और अब बात करते हैं रेखा का प्रभाव पर। रेखा चित्र का विशेष गुण कहा जा सकता है। पूर्वीय कला में उसका खुलकर प्रयोग किया गया है और आधुनिक कला के विकास में तो इसका अभूतपूर्व सहयोग रहा है। सीधी व वक्र रेखाओं के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रेखा की प्रखरता व चमक में जहाँ अस्पष्टता, दृढ़ता एवं सामीप्य प्रकट होता है, वहाँ कोमल एवं मध्यम रेखाएं सुकुमारता, मृदुलता एवं दूरी को प्रकट करती हैं, तथा दूसरी ओर अस्पष्ट एवं टूटी फूटी रेखाएं कमजोरी तथा अति दूरी का भाव लिए रहती है। रेखाओं के कुछ सामान्य प्रभाव होते हैं, जिनका संबंध हमारी मनोदशा एवं संवेदनाओं से होता है और चित्र संरचना में कलाकार इन रेखीय गुणों का लाभ उठाता है। रेखीय प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं, जिनका अब हम आगे जिक्र करते हैं। पहला है सीधी लंबवत। गौरव, शक्ति, स्थायित्व, शाश्वतता, शांतचित्तता एवं आकांक्षा आदि को
प्रकट करती है सीधी लंबवत रेखा। अब आड़ी पड़ी हुई रेखा, इस प्रकार की रेखाओं के क्या प्रभाव हो सकते हैं? यह रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है और इस प्रकार मानसिक विश्रांति की द्योतक है। पड़ी रेखाओं के प्रभाव विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। कर्णवत रेखाएं, ये रेखाएं नाटकीय या प्रबल स्पंदन, उत्तेजन, बेचैनी, व्याकुलता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कोणीय रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात तथा संघर्ष आदि का प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। एक पुंजीय रेखाएं, ये रेखाएं स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम, प्रसार आदि के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति आदि का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रवाही रेखाएं, ये रेखाएं गति, लावण्य और माधुर्य का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि रेखा द्वारा तल का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है और किया जाता है। जहाँ रेखाएं चित्र में आकार धारण करती हैं, वहाँ वे चित्रभूमि को विभक्त करके व्यवस्था भी प्रस्तुत करती हैं। प्रारंभिक राजस्थानी व पहाड़ी चित्रों में विशेषतया इसी गुण को लिया गया है। रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को विभक्त करना एवं व्यवस्थित करना चित्रकार की कुशलता पर निर्भर करता है। अब रेखांकन के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्र रेखांकन, इसमें पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने की होती है, फिर मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना होता है। यह प्रभाव एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से भिन्न ही होता है। यह अंकन पद्धति कैंडिंस्की, जो एक यूरोपीय चित्रकार है, उसकी चित्रण विधि के अधिक समीप आती है। यदि आप सर्च इंजन या गूगल में इस चित्रकार को देखेंगे तो इसकी चित्रकारी के द्वारा आप इस बात का भलीभांति प्रमाण प्राप्त कर सकेंगे कि स्वतंत्र रेखांकन किस प्रकार एक चित्रकार द्वारा किया जा सकता है। स्मृति रेखांकन, यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप बिना देखे यथावत चित्रण करना होता है। यह विद्या हमारी स्मृति को स्वस्थ बनाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे कितने ही वर्णन हैं। महाभारत में उषा की सखी चित्रलेखा, उसके स्वप्न दृष्टा का अनिरुद्ध, उसका नाम था अनिरुद्ध, का हूबहू चित्र बना देती है। यदि आप रुचि रखें तो आपको अवश्य सर्च इंजन्स में नेट खोल के देखना चाहिए कि प्राचीन भारत के यानी कि महाभारत के एक किस्से को आप भली भांति अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें उषा और अनिरुद्ध के बारे में बताया गया है और किस तरह से चित्रलेखा अपनी सखी उषा के स्वप्न को स्मृति के आधार पर हूबहू चित्रित कर देती है। तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, इसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह रेखांकन दृष्टांत चित्रों में विशेष उपयोगी है। रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश तथा क्षय वृद्धि का प्रभाव दिखाया जाता है और ये इसलिए भी जानना उपयोगी है कि आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्टिल लाइफ एक प्रायोगिक पेपर है, जिसे आपको सामने रखे हुए
ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को हूबहू जैसा दिखता है वैसा ही रेखाओं के द्वारा पहले स्केच करना निर्धारित है। आप अपने आसपास में दिखने वाले गाय, बकरी, चिड़िया आदि पशु पक्षियों को भी रेखाओं के द्वारा सामने देखकर हूबहू बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। अब चौथा है यांत्रिक रेखांकन। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती है। इनका कलात्मक प्रभाव नहीं होता। इनका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना ही होता है। पांचवा है सीमांत रेखांकन। प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का नियमन होता है। लेकिन ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं में वर्ण व पोत आदि तत्वों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। छठा है सांकेतिक रेखांकन। यह प्रत्यक्ष चित्रण की ही एक विधा है। चित्रभूमि पर अंतराल एवं वस्तुओं के आयतन को जानने मात्र के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लिया जाता है। इस प्रयास से सक्रिय एवं सहायक अंतराल का ज्ञान होता है। प्रकृति रेखांकन। इसके अंतर्गत पुष्प, पत्र तथा फल आदि का विशेषतया अंकन किया जाता है। इसके द्वारा प्रकृति प्रदत्त रेखाओं का एवं आकारों का अध्ययन होता है। पत्तों को ताजा तथा सुखाकर एक फूल फल को काटकर भी अंकन किया जाना चाहिए। अगला है वस्तु रेखांकन। वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख रखकर उनमें से कुछ वस्तुओं का संयोजन करना चाहिए। उनकी दूरी रेखा की सहायता से प्रदर्शित की जाए। जो वस्तु पास हो उसका रेखांकन गहरा और क्रमशः पीछे वाली वस्तु का अंकन हल्का होता जाएगा। यह अध्ययन वस्तुओं में स्वरूप परिवर्तन लाने में सहायक होता है। आप इसका अभ्यास सामने दिखने वाले कुछ पेड़ों को देखकर कर सकते हैं। जो पेड़ आपके पास हैं वो बड़े नज़र आएंगे तथा जो पेड़ क्रमशः पीछे पीछे की तरफ हैं वो क्रमशः छोटे होते नज़र आएंगे, जबकि वास्तव में उन सभी का आकार लगभग समान होता है। और अब चर्चा करते हैं रेखांकन का विकास एवं संभावनाओं पर। सामान्यतः आपने ये जान ही लिया कि सामान्यतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, लेकिन इस रेखा के निर्माण में और कितनी संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। निरीक्षण पद्धति, पुनर्निर्धारण, विषय संबंध, अंतराल एवं आयतन, अनेक सीमांतीय पद्धति, स्वर पद्धति, विलोम पद्धति आदि कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि इनके द्वारा रेखाओं को विभिन्न तरीके से विस्तृत किया जा सकता है। उसके निर्माण में अनेक संभावनाएं उभर कर आ सकती हैं। पहला है निरीक्षण पद्धति। इस पद्धति में वस्तु के गुण, आकार, वर्ण एवं तल का रेखा की सहायता से अंकन करना होता है। इससे हमारी आंतरिक चेतना तथा प्रमा का विकास होता है, जिसका अभिव्यक्ति में प्रमुख हस्तक्षेप होता है। पुनर्धारण। वर्ण, आकार तथा पोत का अध्ययन करके उसका संबंध वस्तु से स्थापित करने में एक पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसे पुनर्धारण कहा जाता है। विषय संबंध। रेखाओं की विभक्तियों से विषय को निखारना तथा पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाना इस पद्धति का हेतु है। कीरमकाट तथा आकस्मिक रंग उड़ेल देने आदि की पद्धति से इसका विकास किया जा सकता है। अंतराल एवं आयतन। चित्रभूमि पर आकृति के दृष्टिगत रूप के अनुकूल स्थान घेर कर आयतन का अंतराल से संबंध का अध्ययन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है।
अनेक सीमांतीय पद्धति यह रेखा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। एक वस्तु को सामने रखकर चित्रभूमि पर स्थित केंद्रीय रेखा पर ही उसके घुमाव का बार बार अंकन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। स्वर पद्धति यह भी रेखा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। रेखाओं तथा उनके प्रभाव का अच्छा ज्ञान प्राप्त होने पर ही इस प्रयोग का लाभ उठाना चाहिए। एक अंधेरे कमरे में आप संगीत का आनंद लीजिए, फिर इसी बीच तूलिका या कलम से संगीत के उतार चढ़ाव के प्रभाव का रेखांकन कीजिए। इस प्रकार बने चित्र अमेरिकन कलाकार पोलक तथा हांस हार्टुंग के बने चित्रों के समीप पहुंच जाते हैं। इस पद्धति का भारतीय राग रागनियों के चित्रों से कोई संबंध नहीं है। अगला है विलोम पद्धति व अनभ्यस्त हस्तरेखांकन। यदि किसी आकृति को बाएं हाथ से बनाएं जो बाएं का प्रयोग करते हैं वह सीधे से बनाएं तो रेखांकन में एक नया प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार विलोम पद्धति में दूसरी विधि यह है कि सम्मुख रखी वस्तु को विपरीत दिशा में जाकर बनाया जाए। अगला है तीव्र प्रवाह पद्धति। यदि हम शीघ्रता से एवं तीव्र संवेदनाओं के साथ एक रेखा खींचते हैं तो वह प्रभाव में सशक्त होती है और सामान्य मनोदशा में खींची गई रेखा से काफ़ी भिन्न और स्ट्रॉन्ग होती है। स्केच की रेखाओं की भी यही विशेषता है। अब हम रेखा तथा गतिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। रेखा में एक ऊष्मा एवं प्रवाह होता है, वह आंगिक विकास का आधार है। यदि किसी रेखा का आकार में प्रवाह नहीं है तो उसमें सक्रियता तथा जीवन का अभाव खटकेगा, बेजान सी लगेगी वो। रेखा के इसी गुण को लेकर औप आर्ट का विकास हुआ है। रेखा के दृष्टिगत उत्तेजना एवं प्रवाह ने कितने ही संयोजनों के लिए प्रेरणा की है। इस प्रकार प्रयोग अब कंप्यूटर की सहायता से किए जा रहे हैं। तो आपने रेखा के बारे में ये जो जितना भी अभी सुना है, वर्णन सुना है, इसे स्पष्ट है कि रेखा चित्र संयोजन का एक मुख्य तत्व है तथा भारतीय चित्रों में उसकी अनेक संभावनाओं को दिखाया गया है। आप भी इन रेखाओं को जानें, समझें और आपकी कॉपी पर, चित्रपट पर इनका बार बार अभ्यास करते रहें। आज के लिए आज के व्याख्यान में रेखा के बारे में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम चित्रकला के अगले तत्व पर चर्चा करेंगे जो है रूप। धन्यवाद।